कहानी की शुरुआत एक ऐसे समय से होती है जहां इंसानों की जिंदगी रोबोट्स और गैजेट्स के बिना अधूरी सी लगती है। हर छोटा बड़ा काम अब मशीनों पर डिपेंडेंट हो गया है। लोग उठते बैठते, खाते पीते, यहाँ तक कि सोते समय भी टेक्नोलॉजी से जुड़े रहते हैं। लेकिन तभी हमारी नज़र एक अजीब शख्स पर जाती है। उसका नाम है ग्रे और वो बाकियों से काफ़ी अलग है। जब पूरी दुनिया रोबोट्स और गैजेट्स के पीछे भाग रही है, ग्रे अपनी पुरानी कारों को ठीक करने में बिजी रहता है। उसकी वाइफ आशा एक बड़ी टेक कंपनी कोबाल्ट में काम करती है। एक दिन जब ग्रे एक कार ठीक कर रहा था तो वो आशा को भी साथ चलने के लिए बोलता है। उसने पहले से ही प्लान किया हुआ है कि लौटते वक्त वो आशा की कार में बैठकर घर आएगा। थोड़ी ही देर में दोनों एक सुनसान समंदर के किनारे पहुंचते हैं। फिर जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सामने एक आलीशान घर दिखता है। यहाँ रहता है ग्रे का एक क्लाइंट एरॉन। एरॉन एक अरबपति और टेक्नोलॉजी जीनियस है। आशा एरॉन के काम की बड़ी फैन है, इसीलिए उसे देखकर वो काफी एक्साइटेड हो जाती है। एरॉन उन्हें अपना नया इन्वेंशन दिखाता है, एक माइक्रोचिप जिसका नाम है स्टेम। इस चिप की पावर से कोई भी काम बहुत आसानी से किया जा सकता है। ये चिप पूरी दुनिया को बदलने की काबिलियत रखती है। आशा इस इन्वेंशन को देखकर काफी खुश हो जाती है, लेकिन ग्रे के मन में थोड़ी चिंता होने लगती है। उसे लगता है कि इस चिप की वजह से लाखों लोगों की नौकरियां खतरे में आ जाएगी। घर लौटते वक्त ग्रे आशा से कहता है कि ऐसे इन्वेंशंस की वजह से हम जैसे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। फिर तभी उसकी नज़र अपनी कार पर जाती है और वो हैरान रह जाता है, क्योंकि गाड़ी जैसे खुद ब खुद किसी और डायरेक्शन में जा रही थी। ग्रे ने घबराते हुए गाड़ी मोड़ने की कोशिश की और ब्रेक भी दबाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ी अब किसी और के कंट्रोल में हो। कुछ ही पल में वो एक सुनसान और बदनाम इलाके में पहुंच जाते हैं। गाड़ी तेजी से एक दीवार से टकराती है और जोर का धमाका होता है। उसी वक्त 4-5 बदमाश वहां आ जाते हैं और ग्रे और आशा को गाड़ी से बाहर खींचकर निकालते हैं। जब ये सब हो रहा था तो ऊपर से एक पुलिस का ड्रोन गुजरता है जो पूरी घटना की रिकॉर्डिंग कर रहा था। गुंडे अब उन दोनों पर हमला करने लगते हैं। ग्रे डर के मारे उन्हें पैसे भी ऑफर करता है, लेकिन तभी फ्रैंक नाम का एक गुंडा हंसते हुए आशा की तरफ बढ़ता है। सीन इतना इंटेंस हो जाता है जैसे समय स्लो हो गया हो। फ्रैंक बिना एक शब्द कहे सीधा आशा के सीने में गोली मार देता है। उस पल के साथ जैसे ग्रे की पूरी दुनिया टूटकर बिखर गई। गुस्से से भरा ग्रे फ्रैंक पर हमला करता है, लेकिन फ्रैंक फिर से गोली चला देता है जो सीधे ग्रे के पैर में जा लगती है। ग्रे जमीन पर गिर जाता है और उसका पूरा शरीर का निचला हिस्सा पैरालाइज्ड हो जाता है। अब वो पूरी तरह से हेल्पलेस है। कुछ देर बाद गुंडे वहाँ से चले जाते हैं और ग्रे अपनी आंखों के सामने आशा को मरता हुआ देखता है, जैसे उसकी दुनिया हमेशा के लिए बिखर रही हो। इस बात के 3 महीने बीत चुके हैं। ग्रे अभी भी अस्पताल में है। उसके पैर पैरालाइज्ड हो चुके हैं। उसकी माँ उसे घर ले आई है और उसकी देखभाल के लिए कई तरह की मशीनें भी लगा दी गई हैं, लेकिन आशा की मौत ने उसे अंदर से पूरी तरह से तोड़कर रख दिया है। अब वो दिन रात उदास और टूटे हुए दिल के साथ अपना वक्त गुजार रहा है। कुछ समय बाद ग्रे और उसकी माँ पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात डिटेक्टिव कॉटेज से होती है। ग्रे आशा के कातिलों के बारे में पूछता है, लेकिन कॉटेज बोलता है कि अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। ये सुनकर ग्रे का गुस्सा फूट पड़ता है। वो सोचता है जो टेक्नोलॉजी इंसान के दांतों में लगी चिप को पढ़ सकती है, वो कुछ गुंडों को कैसे नहीं ढूंढ पा रही। कॉटेज बताती है कि कातिलों ने अपने चारों तरफ इतनी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी बना रखी है कि उन तक पहुंचना नामुमकिन जैसा हो गया है। कुछ दिनों बाद एरॉन ग्रे से मिलने हॉस्पिटल आता है। वो ग्रे को अपनी नई माइक्रोचिप स्टेम लगवाने की सलाह देता है, जिससे ग्रे फिर से चलने लगेगा। एरॉन बोलता है ये सर्जरी एकदम सीक्रेट रखनी होगी, लेकिन ग्रे, जो अब जीने की कोई उम्मीद नहीं रखता, मना कर देता है। उसकी पूरी दुनिया अंधेरे में डूब चुकी है, जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। एरॉन फिर धीरे से कहता है, अगर आशा होती तो वो यही चाहती कि तुम फिर से चल पाओ। ये शब्द ग्रे के दिल को छू जाते हैं। कुछ देर सोचने के बाद वो आखिरकार सर्जरी के लिए हाँ कर देता है। फिर एरॉन की लैब में एक कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन होता है, जिसमें ग्रे के अंदर स्टेम माइक्रोचिप लगाई जाती है। कुछ ही दिनों में ग्रे फिर से चलने लगता है। ये सब देखकर एरॉन भी बहुत खुश है। वो ग्रे से एक एग्रीमेंट पर साइन करने को बोलता है। ग्रे भी बिना ज्यादा सोचे समझे उस पर साइन कर देता है और अब वो दुनिया के सामने पैरालाइज्ड होने का नाटक करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर घर पहुंचने के बाद ग्रे को कॉटेज से एक पार्सल मिलता है। इसमें आशा के केस से जुड़े कुछ सबूत हैं। जब वो ड्रोन की फुटेज देख रहा होता है तो अचानक उसे अपनी ही आवाज़ सुनाई देती है, जिससे वो काफ़ी डर जाता है। दरअसल ये आवाज़ उसके शरीर में लगी माइक्रोचिप स्टेम से आ रही थी। फिर स्टेम बोलता है, हैरान मत हो, सिर्फ तुम ही मुझे सुन सकते हो। स्टेम ध्यान से फुटेज देखता है और कहता है इनके पास बंदूकें नहीं थी, बल्कि उनके हाथों से ही गोलियां निकल रही थी। वो एक गुंडे के हाथ पर टैटू देखता है जो मिलिट्री बारकोड जैसा लगता है। स्टेम उसे स्कैन करता है और बोलता है कि इसका नाम सिर्क है। ग्रे तुरंत सोचता है कि उसे ये बातें कॉटेज को बतानी चाहिए, लेकिन स्टेम उसे रोकते हुए कहता है सिर्फ एक टैटू काफ़ी नहीं है,
तुम्हें खुद सेर्क से मिलकर सच्चाई जाननी होगी। फिर ग्रे सीधा सेर्क के घर पहुंचता है। वहां उसे सेर्क के लैपटॉप में एक बार का नाम मिलता है, ओल्ड बोनस। उसे पता चलता है कि सेर्क ने अपने शरीर में कई खतरनाक चिप्स लगवा रखी है और खुद को एक मशीन जैसा हथियार बना लिया है। जैसे ही सेर्क घर लौटता है वो ग्रे पर हमला कर देता है। फिर ग्रे उसे रोकने की कोशिश करता है और गुस्से में पूछता है, तूने आशा को क्यों मारा? लेकिन सेर्क कुछ न बोलते हुए उसे बेरहमी से पीटता रहता है, जिससे ग्रे की हालत बिगड़ती जाती है। आखिरकार ग्रे स्टेम से मदद मांगता है। स्टेम तुरंत ग्रे के शरीर को कंट्रोल में लेता है और कुछ ही पलों में सेर्क को खत्म कर देता है। जब ग्रे को होश आता है वो बेहद डरा हुआ महसूस करता है, क्योंकि उसने अभी अभी एक इंसान की जान ली है। फिर स्टेम उसे फौरन सबूत मिटाने के लिए बोलता है। इस दौरान पुलिस डिटेक्टिव कॉर्टेज और डॉक्टर सेर्क की लाश की जांच कर रहे थे। उन्हें सेर्क के शरीर में कई अजीबोगरीब चिप्स मिलते हैं। कॉर्टेज को सेर्क के घर में मशीन ऑयल वाले जूतों के निशान भी मिलते हैं, जिससे उन्हें ये शक हो जाता है कि जरूर यहाँ कोई मैकेनिकल इंजीनियर आया होगा। कुछ दिन बाद जब ग्रे एरॉन की लैब में जाता है तो एरॉन बेहद गुस्से में होता है, क्योंकि स्टेम के जरिए एरॉन को ग्रे की सभी हरकतों के बारे में पता चल जाता है। उसे ये भी पता है कि ग्रे ने एक इंसान की जान ली है। फिर एरॉन ग्रे को उनके बीच हुए एग्रीमेंट की याद दिलाता है, लेकिन फिर ग्रे का भी गुस्सा फूट पड़ता है। वो बोलता है, मैंने ये सब तुम्हारी चिप की वजह से किया था, स्टेम ने ही मुझे वहाँ जाने के लिए कहा था। उधर कॉर्टेज सेर्क के घर के बाहर की सीसीटीवी फुटेज देखती है, जिसमें उसे व्हीलचेयर पर बैठा ग्रे दिखता है। अब कॉर्टेज सीधे ग्रे के घर पहुंच जाती है और उसे सेर्क की मौत के बारे में पूछती है। कॉर्टेज सख्ती से पूछती है कि जब ये सब हो रहा था तुम कहाँ थे? ग्रे शांत रहने की कोशिश करते हुए जवाब देता है, मैं खुद से कुछ पता लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने हत्या नहीं की, मेरा तो पूरा शरीर पैरालाइज्ड है। ग्रे की बातों को सुनकर कॉर्टेज मान लेती है कि उसने कुछ नहीं किया और वो वहाँ से चली जाती है। बाद में ग्रे ओल्ड बोनस बार में पहुँचता है, जहाँ वो लोगों को बताता है कि कुछ महीने पहले उसकी पत्नी की हत्या हो गई थी। वो आगे बोलता है, अगर किसी को कुछ भी पता है तो वो आगे आए। तभी टोलन नाम का एक आदमी उसे बाथरूम में ले जाता है। वहाँ टोलन के गुंडे ग्रे को उसी व्हीलचेयर से धक्का देकर नीचे गिरा देते हैं। फिर टोलन अपनी चाकू ग्रे की गर्दन पर रख देता है। हालांकि फिर भी ग्रे शांत रहते हुए बोलता है, मुझे बस मेरी पत्नी के कातिल तक पहुँचना है। इससे टोलन हंसने लगता है और बोलता है, मैं भी वहीं था उस वक्त जब तेरी बीवी को गोली मारा गया था। ये सुनकर ग्रे गुस्से से फूटने लगता है और वो स्टेम को अपना पूरा कंट्रोल दे देता है और स्टेम चंद ही पलों में सभी गुंडों को धूल चटा देता है। फिर ग्रे टोलन को पकड़कर उसकी बुरी तरह से पिटाई करने लगता है। आखिरकार टोलन बोलता है कि फिक्स नाम का एक आदमी था जिसने उन्हें ये सब करने के लिए पैसे दिए थे। फिर स्टेम तुरंत ग्रे को चेतावनी देता है कि एरॉन स्टेम के सिस्टम को बंद करने की कोशिश कर रहा है। स्टेम उसे सलाह देता है कि वो जेमी नाम के एक हैकर के पास जाए। इसी बीच बार में फिक्स को टोलन की मौत के बारे में पता चलता है। वो टोलन की आंखों को स्कैन करके हत्यारे का पता लगाने की कोशिश करता है। ग्रे जेमी से कहता है, तुम्हें स्टेम का इनपुट गार्ड निकालना होगा। दरअसल ये इनपुट गार्ड वो सिस्टम है जिसके जरिए स्टेम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। उसे कुछ भी अलग काम करने के लिए पहले ग्रे या फिर एरॉन से परमिशन लेनी होती है। एक बार इनपुट गार्ड हट गया तो एरॉन भी स्टेम को कुछ भी करने से नहीं रोक पाएगा। फिर जेमी स्टेम के सिस्टम को हैक करके उसका इनपुट गार्ड निकाल देती है। इसके बाद वो स्टेम को रीस्टार्ट करती है, लेकिन स्टेम को दोबारा चालू होने में कुछ मिनट का समय लगेगा। फिर जेमी देखती है कि फिक्स के गुंडे उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो तुरंत वहाँ से भाग जाती है। फिक्स के गुंडे ग्रे को घेर लेते हैं। तभी एरॉन की सिक्योरिटी टीम भी वहाँ पहुँचती है, लेकिन ठीक उसी पर स्टेम फिर से एक्टिव हो जाता है। जब एक गुंडा ग्रे पर हमला करता है तो ग्रे उसकी बंदूक छीनकर उसे ही गोली मार देता है और खून से लथपथ अपने घर पहुँचता है। उसकी माँ उसे चलते हुए देखकर हैरान रह जाती है। ग्रे अपनी माँ को स्टेम के बारे में सब कुछ बता देता है और उनसे ये राज रखने की गुजारिश करता है। तभी कॉर्टेज वहाँ आती है और कहती है कि उसे बाहर से ग्रे की व्हीलचेयर मिली है। ग्रे फिर से झूठ बोलता है और कहता है कि वो किसी को फॉलो कर रहा था। बार में गुंडे ने उस पर हमला कर दिया था और किसी तरह वो टैक्सी पकड़कर घर आ गया। अब कॉर्टेज को उस पर शक हो जाता है। वो चुपके से ग्रे के कोट में एक छोटा सा माइक्रोफोन लगा देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर ग्रे स्टेम से कहता है, मैं किसी को नहीं मारना चाहता, लेकिन स्टेम ने ग्रे पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है और वो ग्रे से कहता है कि तुम्हें फिक्स को मारना ही होगा। जब ग्रे मना करता है तो स्टेम धमकाते हुए कहता है, अब मुझे तुमसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। फिर स्टेम उसे बताता है कि अगर उसने फिक्स को नहीं मारा तो फिक्स उसे खत्म कर देगा। मजबूरी में ग्रे को फिक्स के पास जाना ही पड़ता है। रास्ते में कॉर्टेज भी उसका पीछा करने लगती है। फिर अचानक ग्रे को अपनी जेब में माइक्रोफोन मिल जाता है और तभी उसे पता चलता है कि कॉर्टेज उसका पीछा कर रही है। स्टेम कॉर्टेज की कार को हैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कार पुरानी थी, इसीलिए स्टेम पास में खड़ी एक इलेक्ट्रिक कार को हैक करता है और उसे कॉर्टेज की कार से टकरा देता है, जिससे कॉर्टेज की कार का बुरा हाल हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर ग्रे वहाँ से भाग निकलता है। वहीं कॉर्टेज वापस ग्रे के घर पहुँचती है, जहाँ वो उसकी माँ से सच उगलवाने की कोशिश करती है। इस बीच ग्रे फिक्स के घर पहुँचता है और उस पर बंदूक तान देता है और पूछता है कि तुमने मेरी
बीवी को क्यों मारा। फिर फिक्स हंसते हुए बोलता है, मैं तुझे मारना चाहता था, आशा को नहीं। फिक्स आगे बोलता है कि उसने जानबूझकर ग्रे को असली गोली नहीं मारी थी, वो बस उसे सिर्फ पैरालाइज करना चाहता था। फिर फिक्स ग्रे को ऑफर देता है और कहता है कि तुम मेरे साथ आ जा, हम दोनों ताकतवर हैं और मिलकर अपना गैंग चलाएंगे। लेकिन ग्रे को इन सब में कुछ इंटरेस्ट नहीं है, उसके दिल में तो सिर्फ बदले की आग थी। फिर दोनों के बीच एक जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन फिक्स बेहद ताकतवर है, वो ग्रे पर हावी हो जाता है। फिक्स ग्रे को खत्म करने ही वाला था कि तभी स्टेम ग्रे को बोलता है कि सर्क फिक्स का भाई था। ये सुनते ही ग्रे तुरंत फिक्स को बताता है कि कैसे उसने सर्क की जान ली थी। ये सुनकर फिक्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस इमोशनल मोमेंट का फायदा उठाकर ग्रे अचानक फिक्स पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। फिर जब ग्रे फिक्स का फोन चेक करता है तो वो हैरान रह जाता है। उसे एरॉन का एक वॉइस मैसेज मिलता है जिसमें एरॉन फिक्स को ग्रे को मारने का ऑर्डर दे रहा था। ये सुनकर ग्रे के तो मानो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। गुस्से और बदले की आग में जलता हुआ ग्रे सीधा एरॉन के लैब में पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही वो एरॉन पर आशा की हत्या का आरोप लगाता है और गुस्से में उसे गोली मारने ही वाला होता है कि पीछे से कॉर्टेज बंदूक तान देती है। फिर ग्रे स्टेम को रुकने के लिए कहता है, लेकिन स्टेम उसकी बात नहीं मानता। आखिरकार ग्रे कॉर्टेज को कहता है कि वो अपने इलेक्ट्रिक गन से उसे शॉक दे। फिर जैसे ही कॉर्टेज उसे शॉक देती है तो स्टेम का सिस्टम कुछ टाइम के लिए बंद हो जाता है। फिर एरॉन एक चौंकाने वाला खुलासा करता है और कहता है कि इस पूरे खेल के पीछे स्टेम ही है। स्टेम को एक खास तरह का शरीर चाहिए था जिसमें पहले से कोई भी चिप ना लगी हो। वो आखिरकार ग्रे को चुनता है। फिर स्टेम ने ही ग्रे का एक्सीडेंट करवाया था और उसे पैरालाइज करने की कोशिश की थी ताकि वो पूरी तरह से स्टेम पर निर्भर हो जाए। एरॉन बोलता है कि स्टेम उसे मारना चाहता है ताकि वो और माइक्रोचिप ना बना सके और स्टेम का राज कायम रहे। तब स्टेम फिर से एक्टिव हो जाता है और बिना किसी देरी के एरॉन को मार डालता है। अब स्टेम की नजर कॉर्टेज पर होती है, लेकिन ग्रे अपनी तरफ से स्टेम को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है ताकि वो कॉर्टेज को गोली ना मारे। लेकिन इनपुट गार्ड निकालने की वजह से ग्रे को स्टेम पर काबू करने में काफी दिक्कतें आती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ग्रे एक हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ है। उसके शरीर पर पहले जैसी कोई चोट नहीं दिखती। उसकी आंखों में कंफ्यूजन और हलचल है। तभी आशा उसके पास आती है और बोलती है कि उसके एक्सीडेंट के बाद वो कई दिनों तक बेहोश था। ग्रे को यकीन ही नहीं होता कि वो पूरी तरह ठीक हो चुका है। वो दोनों एक दूसरे को चूमने लगते हैं। फिर तभी सीन शिफ्ट होती है। हम देखते हैं कि कॉर्टेज ग्रे से बंदूक नीचे रखने के लिए कह रही है, लेकिन तभी स्टेम चौंकाते हुए कहता है कि अब ग्रे नहीं रहा। स्टेम बताता है कि ग्रे अब एक इमेजिनरी वर्ल्ड में फंसा हुआ है जहां वो अपनी बीवी के साथ खुश है। ये एक ऐसी दुनिया है जिसे स्टेम ने खुद ग्रे के दिमाग के लिए बनाया है। असल में अब ग्रे के शरीर पर पूरी तरह से स्टेम का कब्जा हो चुका है। फिर स्टेम बड़ी ही बेरहमी से कॉर्टेज को गोली मार देता है और बिना किसी चिंता के वहां से चला जाता है। उधर ग्रे स्टेम के द्वारा बनाई हुई इमेजिनरी दुनिया में अपनी बीवी के साथ बेहद खुश है। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि उसकी असली जिंदगी उससे हमेशा के लिए छीन ली गई है। और इसी के साथ ही ये मूवी यही खत्म होती है।